नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। शेयर मार्केट के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे सुभाष अग्रवाल जी से। एसएमसी ग्रुप के चेयरमैन हैं और उनसे हम लगातार हर वीक बात करते हैं। पिछले 3 मई से हमने देखा लगातार ग्लोबल मार्केट में तो बुलिश है ग्लोबल मार्केट, यानी कि वहां पे तेजी है, लेकिन भारत का जो बाजार है वहां पे मंदी है, वहां पे गिरावट है। हालांकि पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी बढ़त भी हमें देखने को मिली है। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय बाजार में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स क्यों गिर रहे हैं। क्या यह चुनावों के मद्देनजर है या कोई और कारण है? सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी। मेरा सभी व्यूवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस जी शो को देखते हैं। जी। सुभाष जी, दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि भाई 3 मई से जो लगातार मार्केट बाहर की, अगर हम डो जोन्स वगैरह की बात करें तो वो तो बुलिश है, लगातार तेजी उनमें देखने को मिली, लेकिन हमारे बाजार जो है ना लगातार गिरते आए हैं। अगर हम कल और परसों का 2 दिन का छोड़ दें तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो रविंदर जी, मार्केट जो शेयर मार्केट इंडिया का है गिरा तो आज भी है जी। नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़ा है, और सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी वो तीनों गिरे हैं, थोड़ा थोड़ा गिरे हैं, है ना। तो आज हमारा सेंसेक्स जो है वो 72,987 पे है, और निफ्टी 50 22,200 पे है, और निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो 47,687 पे है। 172 हम्म, पॉइंट तो ये गिरा है हमारा जी निफ्टी बैंक। और जी। निफ्टी मिड कैप 50,708 पे है, जो 483 पॉइंट बढ़ा है। तो जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टर का होता है, तो इसलिए मार्केट में नेगेटिविटी इतनी नहीं है। और इसके पीछे जो कारण है, जो एक तो वोलेटिलिटी बढ़ रही है, राइजिंग जी। वोलेटिलिटी, हम्म। क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो इसलिए वोलेटिलिटी एकदम बढ़ रही है। लोग गैस कर रहे हैं कि नेगेटिव साइड में 250 भी आ सकते हैं, पॉजिटिव साइड में स्टिल पीपल आर फीलिंग कि 325 से 450 आएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट सट्टा है, कोई 300 कह रहा है। तो ये अनसर्टेनिटी है। और दूसरा, एफपीआई की सेलिंग कंटिन्यूअस हो रही है। जो मैं आपको बताना चाहूंगा, 24,975 करोड़ की सेलिंग ये फ्राइडे तक, लास्ट फ्राइडे तक की फिगर है मेरे पास, इस महीने जी की लास्ट फ्राइडे तक जी। कैश सेगमेंट में हुई है। और 11,279 करोड़ की एफ&ओ सेगमेंट में हुई है इस महीने, एफपीआई की जो सेलिंग है। जी। तो और क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट आए हैं, अभी तक कोई इम्प्रेसिव रिजल्ट नहीं है। हम्म। जैसे उम्मीद कर रहे थे कि अच्छा बढ़ के आएंगे, वो इम्प्रेसिव रिजल्ट नहीं है। तो वो भी इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा नहीं दे रहे। फिर भी इन सब के बावजूद भी निफ्टी और सेंसेक्स में बियरिश ट्रेंड नहीं बना है। हालांकि जो इंडिया विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स एक्सचेंज, वो जी। जिसको फियर गोज भी कहते हैं, उसका लेवल भी 20.27 लेवल है, जो कि बीएस लोबी को सपोर्ट करता है नहीं। तो वो भी काफी बढ़ा हुआ है। हाँ, विक्स भी शायद 20 तक पहली बार गया है, मतलब इधर हाँ जी, जल, 21 जा जल्दी। चुका है। अभी दो एक जी दिन पहले जी 21 जी। को भी क्रॉस किया था, लेकिन 20.27 लेवल बहुत हाई माना जाता है, हाँ, और जबकि ये वो बियर लोबी को 11 सपोर्ट करता है। जी जी, जबकि वो शायद 11-12 के आसपास ही रहता है ज्यादातर। हाँ जी, हाँ जी। तो एक ये भी एक कारण है। और जी। लेकिन जैसे मैं समझता हूँ कि अ, जो इन्वेस्टर है फिर भी वो घबरा नहीं रहा है मार्केट के अंदर। हम्म। हाँ, इतना मतलब मतलब इन्वेस्टर जो है ना कॉन्फिडेंट है। तो लेकिन जो ये कॉन्फिडेंट मार्केट में है। जो गिरावट है, तो क्या इसी जो आपने कहा कि भाई जो इलेक्शन में जो कुछ लोगों का मानना है कि भाई 250 के आसपास आ जाएगी, कुछ लोग 325 से 450 के बीच में देख रहे हैं, तो चुनावों के मद्देनजर ही ये गिरावट है या इसके पीछे और कोई कारण है? जैसे एफआईआई ने भी जो ऐसे सेलिंग करी है, वो भी एक कारण हो सकता है क्या? हाँ, वही मैं 3 कारण बताए कि जी। एफपीआई की सेलिंग कब आती है, जब अनसर्टेनिटी होती है। उनको अनसर्टेनिटी होती है, इससे ओके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये लग रहा है कि भई क कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उनको अनसर्टेनिटी लगती है, तो वो उनका उनका थंब रूल है
कि जब अनसर्टेनिटी हो मार्केट के अंदर तो एक बार निकल जाओ हम्म। और दोबारा से हम इन्वेस्ट वो सोचते हैं कि दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे। ओके। और जो ओके। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी बाइंग है, उनकी सेलिंग चल रही है। तो उनकी बाइंग है कि भी वो स्टिल दे आर कॉन्फिडेंट। रिटेल हम्म। इन्वेस्टर भी कॉन्फिडेंट है कि ऐसा नहीं है उनको कि कोई घबराहट है कि भी मार्केट में तो कोई सुभाष जी, फिर ऐसा समझ में आ रहा है कि जो डोमेस्टिक मतलब जो है इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने ही मार्केट को संभाला हुआ है, क्योंकि वो अगर बेच रहे हैं बाहर वाले, तो हम लोग खरीद रहे हैं। एग्रीड, वही संभाला हुआ है मार्केट को। तो नहीं तो उनकी सेलिंग से तो मार्केट पहले यही हुआ करता था कि जब भी वो सेलिंग करते थे मार्केट गिरता रहता था, जब वो हम्म। बाइंग करते थे मार्केट बढ़ता रहता था। अब वो सेलिंग करते हैं, डोमेस्टिक बाई कर लेता है, तो हम्म। मार्केट बैलेंस हो रहा है थोड़ा सा। पहले की तरह से नहीं गिरता और ये बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होता है। सुभाष जी, लास्ट प्रोग्राम में जब हमने बात करी थी, तो आपने एक लेवल दिया था बाइंग का, निफ्टी का, कि 21,800 से लेके 22,200 के बीच में, या यूं कह लें कि 22,200 से 21,800 के बीच में स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का ये लेवल है? देखो रविंदर जी, मुझे तो अभी ये लग रहा है कि 22,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। 21,800 वाला लेवल, 21,800 से और 22,000 के बीच में वो लेवल तो आने का मेरे को तो 2% चांसेस लग रहे हैं। जी। और मैं तो यही कहूंगा कि ये 22,000 और 22,200 के बीच में ही आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। और फंडामेंटल बाइंग शॉर्ट जी। टर्म के अंदर, तो मैं आपको निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है, जो टेक्निकल के हिसाब से है, वो 22,300 पे भी रेसिस्टेंस है, 22,500 पे भी रेसिस्टेंस है नहीं? जी। 22,500 को क्रॉस करेगा तो थोड़ा सा बुल वाला लेवल आएगा, लेकिन 22,300 का सपोर्ट, इसमें रेसिस्टेंस है, इसको बढ़ने में बियर लो भी हावी है, और 22,500 का भी। और मैं लॉन्ग टर्म के अंदर मैं आपको कहूंगा कि 22,000 और 22,200 के बीच में ही बाइंग बनती है, स्ट्रॉन्ग बाइंग बनती है। और अभी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बाइंग तो बनती यही होना चाहिए कि डिप के ऊपर खरीद लो और तेजी पर बेच दो। तो अनसर्टेनिटी है 4 जून तक मार्केट, फिर उसके बाद मार्केट में सर्टेनिटी आएगी। और मैं समझता हूँ 350 भी एनडीए की सीटें आती हैं तो मार्केट जंप लेगा। और मार्केट जंप डिस्काउंट लेगा। कर चुका है, आज की तारीख में 300 तक डिस्काउंट हो चुका है। 300 तक डिस्काउंट हो चुका। तो हाँ। सुभाष जी, जैसे अगर हम अभी बाइंग कर लेते हैं और रिजल्ट भी बस कुछ ही दिनों में आ जाने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन में, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कि अगर अनफॉर्चुनेटली 2004 वाली पोजीशन आ गई शेयर मार्केट के लिए, यानी कि सरकार बदलती है, तो क्या होल्ड करना ठीक रहेगा रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद के लिए? देखो रविंदर जी, गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, रिफॉर्म कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, जी। यदि ये गवर्नमेंट हारती है तो मार्केट एक बार 5 से 10% नीचे जा सकता है, यहाँ के लेवल से 5 से 10% तक। और जी। हारने का मतलब ये है कि एनडीए की 250 भी नहीं आए, जी। हाँ, मतलब है ना? सरकारी बने तो। हाँ, और मान लो 250 भी आ जाती है तो गवर्नमेंट बना लेंगे। जी। क्योंकि इंडिपेंडेंट बहुत सारे जीतेंगे। हाँ जी, आप वो ये फिर भी वो देखोगे हो कोई जाएगा। भी पार्टी इस पोजीशन पे नहीं है कि हम्म। उनको गवर्नमेंट बना सके। तो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। भाई, कुछ भी होगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी, इसमें तो कोई बिल्कुल। किंतु परंतु है ही नहीं। तो सुभाष जी, यानी कि मतलब घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं समझता हूँ जो सेफ ट्रेडर या इन्वेस्टर्स हैं, वो अगर ना भी रखें पोजीशन तो भी ठीक है, बाकी जैसे उनके जो कंसल्टेंट हैं उनसे सलाह लें और वो बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए। सुभाष जी, जैसे अभी हमने देखा था कि जो निफ्टी था लगभग 22,800 के आसपास पहुंचा था, जो लाइफ टाइम हाई बनाया था, तो क्या मई में वो वापस लाइफ टाइम हाई वाला फिगर लेवल टच करेगा, या अभी जैसे आप कह रहे हैं 22,300 500 के आसपास ही रहेगा मेन? अभी अभी शॉर्ट टर्म में मई के अंदर 500 क्रॉस कर सकता है, 22,500। अभी हम्म। 22,800 की पोजीशन अभी नहीं लगती। हाँ, जी। 4 जून को रिजल्ट आएंगे और जी। 350 एनडीए बना लेता है या उससे ऊपर बना लेता है, तो यदि 400 को क्रॉस कर लेते हैं तो 23,500 सर्टेन है।
जी और यदि 350 से 400 के बीच में रहता है तो 23,000 सर्टेन है, और यदि 350 के करीब रहती है तो 22,800 के करीब सर्टेन सा लगता है। जी 400 तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि काफी टफ होगा क्या आना, लेकिन 400 हाँ उतना ही टफ है जितना इनका 350 से कम होना उतना। 350, हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सुभाष जी, अगर हम अभी आज के सिनारियो में देखें और हम इलेक्शन बाद के रिजल्ट्स के बाद की भी बात करें, तो पोर्टफोलियो में अभी कौन से सेक्टर को रखना चाहिए और कौन से सेक्टर्स को हल्का कर लेना चाहिए? देखो, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी, हम्म हेल्थ एंड इंश्योरेंस सेक्टर, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्रीज, है ना? ये जी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी इनके फेवर में है, और मार्केट इनको फेवर कर रहा है नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट का भी बजट जुलाई के अंदर आएगा, जो भी गवर्नमेंट बनाएगी, तो मान लो बीजेपी बनाती है तो उनकी तो पॉलिसी क्लियर है, वो हम्म कैपेक्स के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, है ओके ना? तो अ, तो इसका मतलब यही है, ये जो सारे सेक्टर है वो बहुत बढ़िया सेक्टर रहेंगे। आईटी अभी टेम्परेरी डाउन है, क्योंकि आईटी का यूरोप और यूएस वगैरह से जब तक ऑर्डर नहीं आते बड़े में, उनका एलोकेशन नहीं बढ़ता है, तब तक डाउन है। हालांकि डोमेस्टिक आईटी फेवर कर रहा है, आईटी इंडस्ट्री को गिरने नहीं दे रहा। तो ओके आईटी भी 2025 के अंदर मैं उसको सपोर्ट करूंगा। लॉन्ग टर्म में आईटी भी कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन सिर्फ 2024 के अंदर जब तक यूरोप और यूएस का बड़े ऑर्डर नहीं आए, तब तक मैं इसको एवरेज ढीला मान रहा हूँ थोड़ा सा। तब तक आईटी को पोर्टफोलियो में ना रखें तो हाँ, बेहतर है। एक ऑटो सेक्टर भी मैं बुलिश हूँ, हम्म इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर बुलिश हूँ। जी हाँ जी, एफएमसीजी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बताया, बुलिश हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, कैपिटल गुड्स पे बुलिश हूँ, एफएमसीजी बैंक पर बुलिश हूँ, हेल्थ बैंकिंग सेक्टर सेक्टर। पे बुलिश हूँ। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा-सा टाइम, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा-सा टाइम डाउन रहेगा, क्योंकि बैंकिंग में इंडेक्स तेजी पे रहा है, तो थोड़ा डाउन रहेगा। बाकी अ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं समझता हूँ एफएम ये इन फाइनेंस फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर भी नेक्स्ट ईयर तेजी में रहेंगे। नेक्स्ट ईयर तेजी में रहेगा। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने लास्ट टाइम बताया था, किसी दर्शक ने लिखा था कि जो सुभाष जी ने कहा था कि भाई शेयर मार्केट में तब तक पैसा निवेश करके रखो जब तक जरूरत ना हो, तब तक उसे ना बेचें, उनको वो बड़ी राय पसंद आई थी। तो वो बात भी ठीक है कि भाई लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है शेयर मार्केट में, शॉर्ट टर्म में तो नहीं बनता है। तो जो करेक्ट। दर्शक हैं जो देखते रहते हैं इस कार्यक्रम को, अपने प्रश्न भी भेजते रहते हैं, आप आगे भी भेजें अपने प्रश्न। लेकिन जब भी आप निवेश करें तो आप पोर्टफोलियो कंसल्टेंट से जरूर सलाह लें, क्योंकि बिना फाइनेंशियल कंसल्टेंट के सलाह के निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, सभी व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो मेरे शो को देखते हैं।